हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो इससे पहले हमने बेसिक चैप्टर के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो बेसिक टॉपिक है हमने चैप्टर के बना रखे हैं वीडियो। ठीक है, तो उसके आगे का जो टॉपिक आ रहा है हमारा आज का, वो आ रहा है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इन्होंने क्या लॉ दिया था, इसके अंदर क्या फाइंड होता है, वो सारा का सारा हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना, बेसिकली स्टडी करवाता है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज की। किसकी कराता है? इंटरेक्शन ऑफ चार्ज का। मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर रिपल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर रिपल, इसके अंदर अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल होता है। तो ये हमने इसका नेचर कैलकुलेट किया था कि भाई ये होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सारा का सारा डिस्कशन कूलम्ब लॉ में आता है। ठीक है, तो कूलम्ब लॉ को समझने के लिए मैं कुछ प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, तो आप बिल्कुल केयरफुली होकर इन प्रॉपर्टी को समझे। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है कूलम्ब लॉ। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, देखो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट से नहीं है, यहां से पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि एक छोटा सा मैंने डॉट बना लिया, वो चार्ज उसके लिए वैलिड होगा, या बड़ा सा बॉल है उसके लिए वैलिड नहीं होगा। मैं इसको अब एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास एक छोटा सा एक पेन, ये मार्कर की नोक है, उस नोक के चारों ओर चार्ज है, तो एक छोटा सा चार्ज हो गया। और एक मेरे पास दूसरी बॉल है, जैसे फुटबॉल है, उसके ऊपर में जो चार्ज है, तो एक दूसरा चार्ज हो गया। तो अब इनमें से हम लोग पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे? जो पेन की छोटा वाला जो चार्ज है, पेन की नोक वाला जो चार्ज है, उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। जो बड़ा वाला है उसको पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे। लेकिन ये गलत है। ये फुटबॉल वाला जो है चार्ज, वो भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। ठीक है, कब हो सकता है? जब इसको हम लोग इतना दूर रख दें कि हमें दूर से देखने पर वो बिल्कुल एक पॉइंट ही दिखे। वो फुटबॉल जो है उसके ऊपर जो भी चार्जेस है वो हम लोगों को एक पॉइंट ही दिखे, तो वो भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। तो फाइनली पॉइंट चार्ज से हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि पॉइंट चार्ज जो है वो पॉइंट से मतलब किसी एक डॉट या बिंदु से नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है, वो डिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। किस पर करेगा? डिस्टेंस पर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, पार्टिकल कितना भी बड़ा हो, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, और देखने से अगर हम लोग को पॉइंट चार्ज दिख रहा है तो वो पॉइंट चार्ज होगा, चाहे भले पार्टिकल कितना भी बड़ा हो। ठीक है, इसकी कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने ये सीखा कि ये कूलम्ब लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जो कूलम्ब लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। किसका मैग्नीट्यूड बताएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स जनरेट होता है ना, वो किसी एक चार्ज से नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है, तो ये अपने आप के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट नहीं कर सकता। तो हमें मिनिमम 2 चार्ज की जरूरत होगी। तो मैंने 2 चार्ज ले लिए, ये Q1 ले लिया, ये Q2 ले लिया, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर क्या कह रही है? अब जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स जनरेट होगा, वो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन आप हमेशा याद रखना, ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, वो ये इसके ऊपर पहले तो इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका नेचर कैसा है। अगर इनका नेचर पॉजिटिव और दोनों इक्वल चार्ज है तो रिपल्सन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन दोनों पास की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर जैसे ये Q1 चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है Q2 पर, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ F21। Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है F21, और Q2 चार्ज Q1 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में F12।
ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या कह रहा है, अब ये जो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है तो क्या, जैसे मैं आपको जैसे सपोज ये Q1 मैंने यहां ले लिया और Q2 मैंने यहां ले लिया, ठीक है, तो ये Q2 इसके ऊपर चार्ज, इस Q1 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ F12 और ये Q2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F21। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। तो आप बोलोगे सर आपने तीसरी प्रॉपर्टी में यही बताया था कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होना चाहिए, इसमें भी तो ऑपोजिट है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी ये मैंने बोल रहा हूँ ये गलत है। तो कैसे गलत हुआ? तो चौथी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कूलम्ब लॉ की ये है कि जो फोर्स लग रहा है ऑपोजिट तो होने चाहिए, लेकिन इन दोनों चार्ज की जो जॉइनिंग लाइन है उसके अलोंग होने चाहिए। तो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? ये, और इसके अलोंग ये दोनों फोर्स लग रहे हैं क्या? नहीं। तो इनकी डायरेक्शन, इसलिए मैंने इनको गलत बताया। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने कि जो दोनों फोर्स ऑपोजिट होते हैं वो उन दोनों चार्ज को, जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है उन दोनों को मिला रही है, उस लाइन के अलोंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 कूलम्ब लॉ। अब देखिए, जैसे आपने 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था, और उसमें भी जो एक जैसे एक्शन रिएक्शन पेयर वाला जो था न्यूटन लॉ वाला, वो लॉ यहाँ पे भी इससे भी रिलेटेड है। कैसे? जैसे एक बॉडी पे हम लोग एक्शन करते थे, एक्शन फोर्स अप्लाई करते थे, तो रिएक्शन फोर्स हम लोगों को वापस मिलता था और उसके इक्वल मिलता था। वो सेम टू सेम वाला प्रोसेस यहाँ हो रहा है। तो जैसे जिस प्रकार वहां पर 11th वाली क्लास के अंदर एक्शन रिएक्शन जो पेयर था किसी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं होता था, ये आपने 11 पढ़ा होगा, एक्शन किसी अलग पार्टिकल पे होता था और रिएक्शन किसी अलग पार्टिकल पे होता था। तो वैसे ही वैसे इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो वो किसी एक पार्टिकल के चार्ज की बात नहीं हो रही है, ये दोनों डिफरेंट पार्टिकल के चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको ये सीखने को मिल रहा है कि किसी एक ही पार्टिकल के चार्ज की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो Q1 Q2 जो दोनों जो चार्ज है, वो जो पॉइंट चार्ज है, वो दोनों ही डिफरेंट पार्टिकल के चार्ज है, किसी एक ही पार्टिकल के चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रही है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 इसके मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, सपोज ये Q1 चार्ज है, इसका मास m है, ये Q2 चार्ज है, इसका मास m है, ठीक है। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है मैं ले लेता हूं स्मॉल r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, वो करेगा F21, और Q2 चार्ज जो है Q1 पर जो फोर्स अप्लाई करेगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, वो है F12, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए, दोनों का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, F12 इक्वल टू F21, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होगा, इक्वल होगा। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं तो ऑपोजिट आएगा, वेक्टर की फॉर्म में लिखने पर ऑपोजिट आएगा। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कूलम्ब लॉ ने 6 प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये बताया था कि जो दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है F, चाहे मैं 12 लिखूं या 21 लिखूं, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई, दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। और उन्होंने ये बताया था कि जो दोनों चार्ज का जो बीच का डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो इस फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
डिस्टेंस के, ठीक है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन से मैं सॉल्व करके ये लिख सकता हूं F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मैंने प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटा के सीधा इक्वल लेके कांस्टेंट लेके आ गया हूं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो ये K है ये वैसे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है कि इसका वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होता, ठीक है। ये डिपेंड करता है मीडियम पर, और इसको कूलाम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो K को क्या बोलोगे आप? कूलाम कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट बोलोगे। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू फिक्स होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये यूनिट मैंने कैसे निकाला आप बता सकते हो? ये मैंने इस फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। देखिए ये K है, ये K वही K है कूलाम कांस्टेंट वाला। R स्क्वायर को इधर भेज दिया, F का यूनिट न्यूटन, R डिस्टेंस है, इधर भेजने से मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या है? चार्ज। और चार्ज कैसे यूनिट मैंने क्या बताया था? कूलाम। तो Q1 का कूलाम, Q2 का भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर इसके अपॉन में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो वैल्यू है वो फ्री स्पेस के लिए है। किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए या फिर वैक्यूम के लिए। या तो फिर फ्री स्पेस के लिए या फिर वैक्यूम के लिए ये वैल्यू फिक्स है, लेकिन इसका वैल्यू मीडियम पर डिपेंडेंट है। तो इसका जैसे ही मीडियम हम लोग चेंज करते हैं दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो उसका वैल्यू K का हम लोग डिफाइन करते हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन उसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कूलाम लॉ फ्री स्पेस के लिए वैक्यूम के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मतलब होता है परमिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है? परमिटिविटी। अगर एप्सिलॉन नॉट है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर ओनली फॉर एप्सिलॉन है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो K का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताइए? किसके ऊपर करेगा? ठीक है, किसके ऊपर करेगा? K का वैल्यू मीडियम पर। किसके ऊपर करेगा? मीडियम पर, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये भी मीडियम पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। और K का वैल्यू जो है वो भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है, ये इससे हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। K का वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसको कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, और वो किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए। इसका वैल्यू वेरी करता है अलग अलग मीडियम के लिए। जैसे अगर मैंने दोनों चार्ज के बीच में अगर वाटर रख दिया, ठीक है, तो उसके लिए K का वैल्यू ये नहीं होगा, ठीक है। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, कूलाम लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है। हमने कूलाम लॉ से मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सपोज यहां पर कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव Q1 चार्ज, ठीक है। यहां पर एक चार्ज है नेगेटिव Q2 चार्ज, ठीक है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F12, ये इसके ऊपर लगाएगा F21, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों चार्ज के बीच में ये फोर्स लग रहा है इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में, F12 या F21। अब इनके पास अगर एक और चार्ज आ गया Q3, एक और चार्ज आ गया Q3, इस चार्ज को मैं दे देता हूं नेगेटिव साइन,
माइनस का Q3 चार्ज एक और आ गया। अब इस चार्ज के आने से इस पर और इस पर, इन दोनों के जो बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये वाला F12 और F21, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, कोई भी प्रकार की वैल्यू में डिफेक्ट नहीं होगा, ये वैल्यू स्टेबल रहेगी। जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो फिर आप कहोगे सर ये चार्ज यहाँ आएगा, तो क्या ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो F13 और ये इसके ऊपर लगाएगा F31, फोर्स लगेगा ऑपोजिट और इक्वल। लेकिन इन दोनों के जो बीच में जो नेट फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चार्ज से आने पे इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन दोनों के जो बीच में फोर्स लग रहा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ना ही इस चार्ज के आने पे इन दोनों के बीच में लग रहा है या इसके ऊपर ना तो कोई इफेक्ट पड़ेगा और ना ही इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये एक अलग बात है कि ये जो चार्ज है, इस पर नेट चार्ज, ये जो Q1 जो चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जरूर चेंज होगा, ठीक है। Q1 चार्ज पर Q3 चार्ज आने के कारण इस पर नेट फोर्स जो है वो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? नेट फोर्स। लेकिन इन दोनों के जो बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, ये चेंज नहीं होंगे, इनके बीच में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा ये था कूलाम्ब लॉ। हमने ये सीखा कि कूलाम्ब लॉ किसके लिए वैलिड है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी बताई थी। एक बार मैं फटाफट से एक बार वापस सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूँ, आप नोट करना चाहो तो भी नोट भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी ये समझी थी कि कूलाम्ब लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज का मैंने मतलब बता दिया था। पॉइंट चार्ज जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना बड़ा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उतनी डिस्टेंस पर है और हमें यहाँ से दिखने से एक पॉइंट दिख रहा है, तो वो पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि इनकी जो डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स जो होता है, वो जनरेट करने के लिए हम लोग को मिनिमम कितने रिक्वायर्ड होंगे? चार्ज, 2 चार्ज रिक्वायर्ड होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो इन दोनों फोर्स, ये जो Q1 चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये Q2 चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, इन दोनों का डायरेक्शन जो होता है ऑपोजिट होता है, ठीक है। और ऑपोजिट भी किस तरह से होगा? जो दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग दोनों चार्ज का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड क्या आया था? F = K Q1 Q2 अपॉन R² आया था, ठीक है। और K का वैल्यू यहाँ पे हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं लिया था, ये कांस्टेंट है जिसका नाम कूलाम्ब कांस्टेंट है, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसका वैल्यू फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, या वैक्यूम के लिए फिक्स होता है, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये बोला था कि अगर कोई चार्ज, किन्हीं दो चार्ज के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो भले उनके पास कितने भी चार्ज और आ जाए, ठीक है, चाहे Q3 आ जाए, चाहे Q4 यहाँ पे पास में आ गया, और यहाँ पे चाहे Q5 चार्ज है, कितने भी चार्ज अगर पास में है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उनके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये एक अलग चीज है कि चीज से, जिसके पास है, सपोज इसके पास है और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज अगर बढ़ जाएगा, नेट चार्ज चेंज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसका वो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आराम से आप ये इसको वीडियो को देखना और कूलाम्ब लॉ को बिल्कुल अच्छे से समझकर आप कंठस्थ कर लेना, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।